वेलकम टू एस्पिरेंट्स बॉक्स। सर, हमारी सीरीज़ चल रही थी कि कैसे ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी का यूज़ करके हमारे पूरे देश पे राज किया था। तो इस सीरीज़ में हमने सबसे पहले सर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देख लिया। उसके बाद हमने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी देखा। अब हम उसके आगे की सीरीज़ की बात करेंगे जब हमारा आया था चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, तो इसमें दिस वॉज द स्टेप इन विच द ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेट्स द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कंट्रोल ओवर द इंडिया। तो हम सबसे पहले जानेंगे सर चार्टर एक्ट 1813 के आने का रीज़न क्या था, बैकग्राउंड क्या था। तो सर सबसे पहला जो रीज़न था दैट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सर लगातार बैटल्स और वॉर्स जीतते हुए और इनके जो स्ट्रैटेजिक स्टेप्स हुआ करते थे, लॉस होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो इसको दिन पर दिन और भी ज़्यादा मजबूत बनाते जा रहे थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश क्राउन की ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर से कंट्रोल कम हो रहा था। तो उस कंट्रोल को बनाए रखने के लिए चार्टर एक्ट 1813 आता है। अब देखो वॉर में कौन कौन से वॉर इन्होंने लगातार जीते थे, जैसे कि एंग्लो मराठा वॉर्स जो हुए थे आपके 1715 से 1818 तक, जिसमें कंप्लीट मराठा कॉन्फेडरेंसी खत्म हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर्स इन्होंने जीते थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि 67 से 1799 के बीच में हुए, जिसमें पूरे सदर्न इंडिया के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना आधिपत्य जमा लेती है। उसके बाद हमारे लॉर्ड वेलेस्ली साहब सब्सिडियरी अलायंस लेकर के आए थे। एक्चुअली दिस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लिक्स, ठीक है, इन कार्नेटिक रीजंस। ये पहले डुप्लिक्स साहब ने यूज़ किया था, बट ऑल ओवर द इंडिया लगाने वाले लॉर्ड वेलेस्ली साहब थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इन 1804। और पहली बार इस सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करने वाले कौन थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन 1790। तो इस तरह से निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने सबसे पहली बार सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट किया था 1798। उसके बाद मैसूर 1799 में, फिर अवध रीजन पूरा चला गया, फिर आपके मराठास में पेशवा, भोसले, सिंधिया, जोधपुर के, ये इन लोगों ने भी अपने अपने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। और सबसे लास्ट में होलकर्स थे ऑफ इंदौर 1818 में, इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है सर। उसके बाद सेकंड रीजन नेपोलियनिक वॉर्स, जो कि 1793 से 1815 के बीच में हुए थे, जैसे कि आपका बैटल ऑफ नाइल इन 1798 एंड बैटल ऑफ ट्रफालगार इन 1805। ये भी रीजन थे। क्यों रीजन था सर चार्टर एक्ट 1813 लाने का? क्योंकि इट इंक्रीज द डिमांड ऑफ ओपन एंड फ्री ट्रेड इन ब्रिटेन में ओपन और फ्री ट्रेड का डिमांड को इसने और बढ़ा दिया, क्योंकि फ्रेंच से जीतने के बाद फिर और भी लोग हमारे ब्रिटेन में ट्रेड करना चाहते थे। तो ऐसे जो कॉलोनियल ट्रेड चल रहा था कि किसी एक को ही मिल जाता था, उसकी ट्रेड करने की आज़ादी मिल जाती थी, फिर वही करता था, तो ये चीज़ें कम होने लगी और डिमांड ओपन और फ्री ट्रेड का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसकी वजह से आपका चार्टर एक्ट 1813 लाना पड़ा था। ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट रीजन इज टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। क्रिश्चियनिटी को इंडिया में फैलाने के लिए भी आपका चार्टर एक्ट 1813 कहीं ना कहीं पे रिस्पॉन्सिबल है। क्यों ये क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना चाहते थे? टू स्प्रेड देयर कल्चर, पहली चीज, एंड टू वीकन द ट्रेडिशनल बिलीफ्स ऑफ इंडियंस के ट्रेडिशनल बिलीफ को कमजोर करना भी एक तरीका का इसका रीजन था। ठीक है। कैसे इन्होंने बढ़ाया था? बाय सेंडिंग द मिशनरीज इन इंडिया में मिशनरीज अपने भेज करके। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे सर चार्टर एक्ट 1813 था क्या। तो चार्टर एक्ट 1813 ने सबसे पहले कंपनी रूल को 20 ईयर्स बढ़ा दिया अंडर दी क्राउन ओवरसाइट। क्राउन के ओवरसाइट में कंपनी रूल 20 साल और बढ़ गई। ठीक है। और इसने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किया दैट टू एंड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी तक क्या हो रहा था कि इंडिया में ट्रेड सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी, और चार्टर एक्ट 1813 में इस मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। और नाउ इट विल हैव द ओपन मार्केट फॉर अदर ब्रिटिश कॉमर्शियल्स एज वेल। अब दूसरे ब्रिटिश कॉमर्शियल्स भी ट्रेड कर सकेंगे, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ जो है वो कम हो जाए और ब्रिटिश क्राउन लीड में आ जाए। ठीक है। सारी चीज़ें अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में धीरे धीरे जाने लगी, क्योंकि इनका कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर से कम होने लगा था। लेकिन इससे हमारे इंडियन आर्टिजन्स को बहुत नुकसान पहुंचा था, क्योंकि जब ब्रिटिश कॉमर्शियल्स और भी आने लगे और ज़्यादा ट्रेड होने लगा, ठीक है, मोनोपोली ईस्ट इंडिया खत्म होने लगी और भी लोग हमारे देश आने लगे ट्रेड करने के लिए बाहर से, तो इंडियन आर्टिजन्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और ये जो मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने खत्म की थी, इसमें दो चीज़ें छोड़ दी इन्होंने। कौन सी चीज़ें छोड़ दी सर? चाय का ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हुई दो चीज़ को छोड़ के। कौन सी? टी एंड चाइना। इसको चाय और चीनी से भी लोग याद रखते हैं। ठीक है। चलिए दूसरा इन्होंने काम क्या किया इस चार्टर एक्ट 1813 से? दैट टू इन्वेस्ट 1 लाख पाउंड एवरी ईयर ऑन इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन के ऊपर 1 लाख पाउंड ये हर साल खर्च करेंगे। उस समय के लिए ऑल्दो ये काफ़ी कम अमाउंट था, बट इन्होंने ये ऐसा क्यों किया? टू एंटर इनटू द इंडियन एजुकेशन सेक्टर। इंडियन एजुकेशन सेक्टर में घुसने के लिए ये इनका पहला कदम था। ये इन्वेस्ट करने लगे इंडियन एजुकेशन में 1 लाख पाउंड पर ईयर। ये किससे आया? आपके चार्टर एक्ट 1813 से। क्लियर है। उसके बाद अच्छा, ये क्यों घुसना चाहते थे इंडियन सेक्टर एजुकेशन में? तो जो इंडियन ऑफिशियल्स, देखो
जो कंपनी के इंग्लिशमैन थे उनसे ज़्यादा बात लोग किसकी मानते थे, इंडियन ऑफिशियल्स की। अब अगर इंडियन ऑफिशियल्स पढ़े लिखे होंगे, इंग्लिश जानेंगे, तो इनको कमांड करना एक तो ईजी हो जाएगा, ऊपर से जो लोकल्स हैं, इंडियन लोकल्स हैं, वो इनकी बातें ज़्यादा सुनेंगे दैन इंग्लिशमैन। ठीक है, तो ये इसलिए इस एजुकेशन सेक्टर में घुसना चाहते थे। ठीक, उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 ने एक और काम किया, दैट इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया सिंपली टू स्टार्ट द क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया। क्रिश्चियन मिशनरीज को एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए इंडिया में इस चार्टर एक्ट 1813 ने अलाउ कर दिया। ठीक है, और इस चार्टर एक्ट 1813 के बाद से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, क्या, दैट इट डिफाइंड द ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज पर्टिकुलरली क्लियर द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इन इंडिया। अब ब्रिटिश क्या चाहती थी, जो ब्रिटिश क्राउन थी वो जानना चाहती थी कि आखिर उसका पोजीशन क्या है, आखिर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इंडिया में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितनी जगहों को अपने अंडर ले लिया है। तो 1813 का चार्टर एक्ट से इट वॉज क्लियर द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इन इंडिया, दैट दे हैव द 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, दिस इज द बंगाल एरिया, ओके, दिस इज द बॉम्बे एरिया एंड द मद्रास, है ना। तो ऑल ओवर द इंडिया ऑलमोस्ट British has occupied, East India Company has occupied. This is cleared by the Charter Act 1813. Now the council first time submitted their regulation to the British Parliament. British Parliament को पहली बार अपने regulations councils ने सबमिट किए थे। ठीक, और ऑल्सो दिस एक्ट ऑल्सो सेपरेटेड द टेरिटोरियल रेवेन्यूज फ्रॉम दी कॉमर्शियल प्रॉफिट्स। अभी तक क्या हो रहा था कि सारा जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था सब एक साथ होता था, लेकिन इस एक्ट के बाद से जो टेरिटोरियल रेवेन्यूज होते थे, जैसे कि लैंड रेवेन्यू में जमींदारी सिस्टम, रेतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सारी जो परमानेंट सेटलमेंट्स वाले जो टैक्स आते थे उनको इन्होंने अलग कर दिया। और जो ट्रेड से फायदा हो रहा है, कॉमर्शियल प्रॉफिट्स जो हो रहे हैं और जो कॉर्पोरेट टैक्स ये ले रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को इन्होंने अलग कर दिया कि जो नॉर्मल जो टैक्स ये लेते थे और जो ट्रेड्स की वजह से जो प्रॉफिट हो रहा है इनको अलग कर दिया, ताकि ये समझ में आए कि ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर कितना पैसा बना रही है फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर चार्टर एक्ट 1813। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चार्टर एक्ट 1833, फिर हम देखेंगे 1858 का एक्ट। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए जस्ट फॉलो द एस्पिरेंट्स बॉक्स। थैंक यू।